हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज़ 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जेम्स हैडली चेस का नॉवेल खाली हाथ का पांचवा भाग। एक्चुअली राजेश ग्रेवाल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, जिसकी वजह से मैं हिमांशु इस पार्ट को कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खाली हाथ का पांचवा भाग। अगला दृश्य। हैरी शेरफ के सामने सिकुड़ा सिमटा बैठा था। शेरफ के कमरे में कब्रिस्तान का स्वामी ओवन और गोरकन भी मौजूद थे। दोनों कठोर दृष्टि से हैरी को घूर रहे थे। हैरी को हैरत थी कि वो गोरकन कब्रें कैसे खोदता होगा। उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती थी। उसकी आयु 70 वर्ष से कम नहीं थी और वजन 70 पौंड से अधिक नहीं था, यानी 1 साल में 1 पौंड। जानवरों के लिए खोदी जाने वाली कब्रें निसंदेह छोटी होती थी। उसके बावजूद ऐसे सूखे, सड़े और वृद्ध व्यक्ति के लिए ऐसी कब्रें खोदना भी कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं था। उसे निश्चय ही कोई और काम नहीं मिल सका होगा, तभी तो उसने ये नौकरी अपनाई थी। मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ? हैरी ने पूछा। हाँ, केवल एक फ़ोन, शेरफ ने उत्तर दिया। और इसके लिए तुम्हें 50 सेंट देने होंगे। 50 सेंट? हैरी आश्चर्य से बोला। पब्लिक फ़ोन से तो इससे आधे में बात हो जाती है। ये एक छोटा सा गांव है प्यारे, शेरफ ने उत्तर दिया। हमें अपने खर्चे पूरे करने के लिए हर समय अपनी आमदनी बढ़ाने के स्रोतों पर नज़र रखनी पड़ती है। फ़ोन कहाँ है? हैरी ने पूछा। तुम्हारे सामने मेज़ पर ही तो रखा है, शेरफ ने किसी कदर आश्चर्य से उत्तर दिया। ओह हाँ, हैरी ने जल्दी से कहा। फिर स्थानीय डायरेक्टरी में से मोटेल का फ़ोन नंबर देखकर मिलाया और टोनी से संबंध स्थापित किया। टोनी, मैं हैरी बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है, मैं हेराल्ड बोल रहा हूँ। हैरी ने जल्दी से अपनी गलती सुधारी। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता आन पड़ी है। वो खामोश होकर दूसरी ओर से कुछ सुनने लगा। उस बीच कमरे में मौजूद तीनों व्यक्ति एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर के बाद वो बोला, तुम्हें मुझे जेल पहुंचाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगभग जेल ही में हूँ। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी जमानत का प्रबंध करो। जुर्म? मुझे कफन चुराने के जुर्म में पकड़ा गया। दूसरी ओर से टोनी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर वो कुर्सी पर कसमसाता रहा। वह इस बात पर मनी मन में भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि टोनी की आवाज़ कमरे में उपस्थित अन्य लोग नहीं सुन रहे थे। आखिर में वो बोला, मैं यहाँ शेरफ के ऑफिस में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। हाँ, प्रतीक्षा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, शेरफ सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। अगला दृश्य। टोनी जब हैरी को गाड़ी में अपने साथ वापस मोटेल की ओर ले जा रहा था तो हैरी सोच रहा था कि इससे तो वह हवालात में ही रह जाता तो अच्छा था। तमाम रास्ते टोनी उस पर लानत भेजता और बुरा भला कहता आया था। फिर वो बोला, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहा हूँ। तो मत देखो, आंखें मींच लो, हैरी ने जलकर कहा। पहली बात तो ये कि इस मामूली शेरफ को नकद रकम के बदले जमानत लेने का इख्तियार किसने दिया? उसने जैसे हैरी की बात सुनी ही नहीं थी। वो झल्लाते हुए बोला था, ये एक छोटा सा गांव है टोनी। हैरी ने शेरफ के शब्द दोहराए। यहाँ की प्रबंध कमेटी को अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाने के प्रयास जारी रखने होते हैं। दूसरी बात यह है कि तुम्हें जानवरों के कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोदने और कफन चुराने की क्या आवश्यकता थी? टोनी ने झल्लाते हुए जानना चाहा। हैरी खामोशी लगा गया। बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो गए? टोनी ने तुरंत उसे टोका। हैरी ने मन ही मन निर्णय लिया कि सत्यता के अतिरिक्त इसका कोई संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं हो सकता। हालांकि वह सच बोलते हुए भी प्रथम श्रेणी का मूर्ख बल्कि पागल दिखाई देगा, मगर इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं था। मोटेल पहुंचने तक वह टोनी को सब कुछ बता चुका था। फिर तो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, टोनी बोला। तुम एक बार फिर दोस्त को चक्कर देने का प्रयास कर रहे थे, और तुम तो जैसे दूध के धोले हो, हैरी ने जलकर कहा। मैं ये तो नहीं कह रहा तुम मुझे ही चक्कर दे रहे थे, जबकि मैं तुम्हें मास्टर जोरो और पुलिस से बचा रहा हूँ, टोनी ने जख्मी लहजे में कहा। तुम जो कुछ कर रहे हो अपने लाभ के लिए कर रहे हो। और तुम कब्र खोद कर आभूषण निकाल कर एक बार फिर फरार होने का इरादा कर रहे हो। इन हालात में मैं भविष्य में तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? हैरी ने कंधे उचकाए। मेरा विचार है कि भरोसा करने के अतिरिक्त तो तुम्हारे पास चारा भी क्या है। चलो ठीक है। एक क्षण की खामोशी के बाद टोनी ने कहा, माल तो सुरक्षित है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित है। हमें उसको वापस लाने का तरीका सोचना होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद टोनी उठकर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, इस समस्या पर गौर करते हुए सो जाओ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। संभव है कि सुबह तक हम दोनों में से किसी के मस्तिष्क में कोई तरकीब आ जाए। सुबह तक हैरी के मस्तिष्क में कोई तरकीब तो नहीं आई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जब वो सोकर उठा तो उसके सिर में बेपनाह दर्द था। उसने जो तरीका अपनाया था अब उसे उस पर अफसोस हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसे उस थैले को कब्र में बिल्ले के साथ नहीं दफनाना चाहिए था। उसे सारे लूट के माल सहित तिलियास जाकर पहले अपना काम करना चाहिए था। उसके बाद कुछ सोचना चाहिए था। ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में उसने खामखा अपने को जंजाल में फंसा लिया था।
नाश्ते की मेज़ पर आमने सामने बैठते हुए टोनी ने उससे पूछा, कोई तरकीब समझ में आई हैरी? उस समय तक एक तरकीब हैरी को समझ में आ तो गई थी, लेकिन वो उसे टोनी के सामने बयान नहीं कर सकता था। यही कारण था कि वो भोली सी सूरत बनाकर बोला, नहीं, मेरे मस्तिष्क में तो कोई तरकीब नहीं आई, तुम सुनाओ। मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा है, टोनी ने उत्तर दिया, लेकिन हमें ऐसी कुछ जल्दी भी नहीं है। उस कब्रिस्तान में लूटा हुआ सारा माल इसी प्रकार सुरक्षित है जिस प्रकार किसी बैंक में हो सकता है। हाँ, ये तो है। हैरी ने ठंडी सांस ली। बैंक से भी कहीं अधिक सुरक्षित है वहाँ वो माल। मेरे विचार में कुछ इंतज़ार कर लेना ही उचित है, ताकि वो लोग रात वाली घटना को भूल जाएं। इस प्रकार यदि फिर वहाँ कोई बात हुई तो उनका ध्यान तुम्हारी ओर नहीं जाएगा। बात ठीक ही है, हैरी बोला, लेकिन ध्यान मेरी ओर ही क्यों? तुम्हारी ओर भी तो जा सकता है। मेरी बात और है, टोनी बोला। मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे जासूसी नावल पढ़ने का बहुत शौक़ है। मेरे पास जासूसी किताबों का ढेर लगा पड़ा है। इसी कारण मेरा दिमाग बहुत तेज़ है। मैं कोई ना कोई तरकीब सोच कर बच निकलूँगा। मैंने भले ही नावल ना पढ़े हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ और उसका परिचय मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ, हैरी ने कहा। तुम्हारा नंबर आया तो तुम करिश्मा दिखा गए। बेफिक्र रहो, मैं भी तुम्हें चमत्कार ही दिखाऊंगा। तुम कौन सा चमत्कार दिखाने का इरादा रखते हो? हैरी ने पूछा। अब ये तो समय के गर्भ में छुपा है, मैं भी से क्या बताऊं। जब समय आएगा तो मेरा चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो तुम मुझे चमत्कृत करने का इरादा रखते हो? फ़िलहाल तो मेरा लूट के माल में से आधा हिस्सा लेने का इरादा है। मुझे ये गांव बहुत पसंद है। हो सकता है कि मैं लूट के माल सहित यहीं बस जाऊं नाश्ते के बाद, इसलिए मैं ज़रा यहाँ की लोकेशन देखने जाऊँगा। अगला दृश्य। नाश्ते के तुरंत बाद टोनी वहाँ से लोकेशन देखने निकल गया। हैरी ने उस अवसर को अपने लिए शुभ माना, इसलिए वो तुरंत कब्रिस्तान की ओर चल दिया। मौसम मनमोहन था। हैरी को पैदल चलने में आनंद आ रहा था। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी। हैरी को आशा थी कि इतनी जल्दी कब्रिस्तान में कोई अपने जानवर को दफनाने नहीं आया होगा। जब वो कब्रिस्तान में अपने बिल्ले की कब्र के पास पहुंचा तो उसने बड़े ज़ोर शोर से गोरकन को एक नई कब्र खोदते देखा। शायद किसी का मरा हुआ पालतू जानवर यहाँ दफन होने के लिए आने वाला था। गुड मॉर्निंग, हैरी ने गोरकन के निकट पहुंचकर प्रसन्नचित्त मुद्रा में कहा। वह गोरकन पर यह प्रभाव डालना चाहता था कि वो मन में किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं रखता और जो हुआ सो हुआ के नियम पर चलता है। सूखे सड़े गोरकन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और मरियल से हाथ से माथे का पसीना पोंछते हुए सीधा होकर बोला, अच्छा, ये तुम हो? तुमने मुझे पहचान लिया? हैरी ने उससे व्यर्थ सा प्रश्न किया। हाँ, इस बार तुम दिन दहाड़े ही अपना धंधा करने आ गए, बूढ़े ने कहा। तुम तो कोई बहुत ही ढीठ किस्म के कफन चोर मालूम होते हो। हैरी संयम से मुस्कुराया। हालांकि एक क्षण के लिए उसके मन में भावना जागी थी कि उसके हाथ से बेलचा लेकर उसकी लंबोतरी खोपड़ी पर दे मारे। अपनी मनोभावना को कुचलते हुए मुस्कुराकर बोला, वो सब गलतफहमी का नतीजा था, यकीनन। गोरकन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। तुम कुछ सुस्ता क्यों नहीं लेते? हैरी ने विषय बदला। बेलचा रख दो, कुछ देर आराम कर लो। ये कहते हुए हैरी घास पर बैठ चुका था। गोरकन उसके बराबर बैठते हुए बोला, हाँ, कुछ देर सुस्ताने में कोई हर्ज नहीं है। तुम यहाँ नए मालूम होते हो। तुमने कैसे जाना? कल रात से पहले मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। उसने बिल्ले की कब्र हैरी की अनुपस्थिति में खोदी थी। हालांकि उसे दफनाते समय वो मौजूद था, लेकिन उस समय ना तो हैरी ने उस पर ध्यान दिया था, ना ही उसने हैरी को ध्यान से देखा था। मैं यात्री हूँ, हैरी ने बताया। इस इलाके से गुजर रहा था कि एक ज़रूरी काम से मुझे यहाँ रुकना पड़ गया। कफन चुराने के लिए? गोरकन ने सादगी से पूछा। यद्यपि ये एक व्यंग था जो हैरी ने नज़रअंदाज कर दिया। वो मित्रतापूर्ण स्वर में अपनी बात जारी रखी। उसने बूढ़े से पूछा, तुम सुनाओ, तुम कितने समय से इस इलाके में हो? मेरा सारा जीवन यहीं व्यतीत हुआ है, गोरकन ने उत्तर दिया। रिटायर कब हो गए? रिटायर? गोरकन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम वास्तव में ही जोकर हो। भला हम जैसे लोगों के जीवन में रिटायरमेंट का क्या प्रश्न? यदि मैं 2 वक्त खाना खाना चाहता हूँ तो मुझे जीवन भर काम जारी रखना होगा। कुछ अलग से धन कमाने के बारे में क्या विचार है, जिस पर तुम्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा? हैरी ने पूछा। एक्स्ट्रा मनी? गोरकन कुछ पीड़ा युक्त अंदाज में हंसा। ओह माय गॉड, कुछ तो ख्याल करो। मेरी आयु 75 वर्ष है। अब इस आयु में तुम मुझे किसी धोखाधड़ी के धंधे पर लगाना चाहते हो? इसमें धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं है। छोटा सा और आसान सा काम है। तुमने ज़िंदगी में कभी इतनी मनी नहीं कमाई होगी, हैरी ने कहा। तुम कितनी मनी की बात कर रहे हो? गोरकन ने संदिग्ध स्वर में पूछा। हैरी के मन में थोड़ी बहुत भावना पहले ही थी। फिर इस मरियल से बूढ़े को देखकर तो उसके मन में दया का समंदर उमड़ पड़ा था। उसने मनी मन अनुमान लगाया कि इस समय उसके पास अभिनेत्री मार्टिना की दराज से निकाले हुए कितने नोट शेष थे। उसी अनुमान के आधार पर वो बोला, मैं तुम्हें $2000 दे सकता हूँ। गोरकन कुछ क्षणों तक एकटक उसकी ओर देखता रहा। फिर बैठी बैठी आवाज़ में बोला, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या राष्ट्रपति की हत्या करनी होगी? नहीं नहीं, हैरी मुस्कुराया। काम तुम्हारी आशा से अधिक आसान है।
क्या है? वो खोई खोई स्वर में बोला। उसके चेहरे के भावों से लग रहा था कि उसे अभी तक अपने कानों पर विश्वास न हुआ था। वो अभी भी $2000 में खोया हुआ था। ये जो तुम सामने कब्र देख रहे हो ना, हैरी ने पूछा। ये जो तुम सामने कब्र देख रहे हो ना, हैरी ने पूछा। वही जिसमें कल तुमने अपना बिल्ला दफन किया था? बूढ़े ने हैरी की बताई दिशा की ओर देखते हुए पूछा। हाँ वही। इसका क्या करना है? बूढ़े ने पूछा। क्या तुम चाहते हो कि मैं प्रतिदिन इसकी देख रेख करूं? शायद तुम्हें अपने बिल्ले से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। प्यार तो था, लेकिन मेरी समस्या दूसरी है। वो भी बता दो। समस्या ये है कि मैंने अपनी एक वस्तु कल बिल्ले के साथ ही दफन कर दी थी, और अब मैं उसे वापस प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए कल मैं यहाँ आया था, लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम चाहते हो कि मैं कब्र खोदकर वो चीज़ तुम्हें निकाल दूँ? गोरकन ने पूछा। नहीं, तुम मत निकालो, मैं स्वयं ही निकाल लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आज रात गए मैं यहाँ आऊँ तो इस काम के सिलसिले में मुझे कोई परेशानी ना हो, हैरी ने बताया। बूढ़े ने थोड़ी खुजाई। और निश्चय ही कोई मूल्यवान वस्तु होगी। केवल मेरे लिए, हैरी जल्दी से बोला। वास्तविकता यह है कि उसका कोई मूल्य नहीं है, बस मेरा उससे भावनात्मक लगाव है। यही कारण है कि वो मेरे लिए मूल्यवान है। किस प्रकार का भावनात्मक लगाव है? बूढ़े ने स्पष्टीकरण मांगा। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी बात बता देता हूँ, हैरी गहरी सांस लेकर बोला। मेरी माँ ने एक बिल्ला पाला हुआ है। माँ को जितना मुझसे स्नेह था, शायद उससे भी अधिक उस बिल्ले से था। वो उसे एक नन्हे बच्चे की भांति ही संभाल कर रखती थी। उसके नखरे उठाती थी, कैमरे से उसके चित्र उतारती थी। इनमें कुछ को तो एनलाज कराकर फ्रेम में जड़वाकर दीवारों पर टांग देती थी। एक दिन बिल्ला न जाने कहाँ चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। माँ कई सप्ताह तक उसे तलाश करती रही, मगर वो नहीं आया। इसके बाद ना तो सैमी उसने कोई जानवर पाला और ना ही मुझे पालने दिया। उसने एक ठंडी सांस लेकर फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा। तुम विश्वास नहीं करोगे कि वो बिल्ले के खाने पीने के बर्तन इसी प्रकार कॉर्नर पर सजा कर रखती थी, जैसे यादगार और बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं हों, या फिर उसके प्यारों और चहेतों की तस्वीरें हों। फिर उस पर बुरा समय आ गया। गरीबी ने माँ को आन घेरा, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसने घर के सामान के अतिरिक्त कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने उस बिल्ले के बर्तनों के सिवा सभी कुछ बेच दिया। उन बर्तनों को बेचने का मैं साहस ही नहीं कर सका। हैरी को स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी सरलता से झूठ बोलता चला जा रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके अंदर ये योग्यता भी है। फिर उसने एक और ठंडी सांस ली। उसके विचार अनुसार कहानी सुनाते समय ठंडी सांसें लेने से कहानी में प्रभाव पड़ता था। अपनी कहानी का प्रभाव देखने के लिए उसने बूढ़े की ओर देखा। बूढ़ा वास्तव में ही प्रभावित दिखाई दे रहा था। तभी तो उसका उत्साह और बढ़ गया और वो और ज़ोर शोर से अपनी कहानी सुनाने लगा। फिर मुझे ये बिल्ला मिल गया, जिसे मैंने कल यहाँ दफन किया था। उसने कब्र की ओर संकेत किया। मैंने जब उसे पहली बार देखा था मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया था, क्योंकि यह हूबहू उस बिल्ले की ज़ेरॉक्स कॉपी था जो मेरी माँ ने पाला हुआ था। मुझे तो यूँ लगा वही बिल्ला दूसरा जन्म लेकर वापस आ गया। मैंने उसे बड़े प्रेम से अपने पास रख लिया और उसके साथ मेरा लगाव ऐसा हो गया जैसे भावनात्मक लगाव मेरी माँ के साथ था। जब यह कार के नीचे आकर मर गया तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरी माँ दुर्घटनाग्रस्त होकर दोबारा मर गई हो। तुम्हें शायद मेरी बातें मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन भावनात्मक लगाव ऐसे ही तमाशे दिखाता है और ऐसे ही सदमों में डालता है। मैंने बिल्ले को दफनाते समय भावना में बहकर उसके बर्तन भी उसके साथ ही दफन कर दिए थे, जो मेरी माँ अपने बिल्ले को खिलाने पिलाने के लिए प्रयोग करती थी। इस प्रकार मैंने अपनी माँ की आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास किया था। लेकिन जब सदमे का प्रभाव कम हुआ और मुझे सही सोच विचार करने का समय मिला, तो मैंने महसूस किया कि वो मेरी गलती थी। वो बर्तन एक प्रकार से मेरी माँ की निशानी थे। मुझे उन्हें कब्र में दफन नहीं करने चाहिए थे। मुझे अब उनकी कमी महसूस हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वापस मिल जाएं, और मैं घर में उन्हें पहले की भांति उन्हीं स्थानों पर सजा कर रखूँ जहाँ मेरी माँ रखती थी। ये कहकर हैरी खामोश होकर गहरी सांसें लेने लगा। कहानी तो तुमने बड़ी ज़बरदस्त सुनाई है, गोरकन बोला। यदि ठीक उसी समय उसने अपनी एक आंख ना पहुंची होती तो हैरी यही समझता कि वो उस पर व्यंग कस रहा है, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि उसकी एक आंख कम से कम एक क्षण के लिए अवश्य नम हुई थी। एक क्षण के विलंब के बाद वह बोला, वो बर्तन तुम्हारे लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं कि तुम उनके लिए $2000 खर्च करने के लिए तैयार हो? हाँ, हैरी ने खोए खोए हताशा में डूबे स्वर में कहा, और अपनी दृष्टि दूर किसी अन्य स्थान पर केंद्रित कर दी। ठीक है, तुम आधी रात को यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे लिए बिल्ले की कब्र दोबारा खोद कर खुली रखूँगा, गोरखर ने वचन दिया। हैरी उठकर खड़ा हो गया और शेख हैंड के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हारे स्वभाव से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि सोच रहा हूँ कि वसीयत कर जाऊँ कि यदि तुमसे पहले मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र तुम ही खोदो। मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है, गोरकन सिर को खुजाते हुए बोला, लेकिन समस्या यह है कि मैं केवल जानवरों की कब्रें खोदता हूँ। खैर, फिलहाल इस समस्या को यहीं छोड़ते हैं, हैरी जल्दी से बोला। बहरहाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला दृश्य। हैरी ने पूरी दोपहर आसपास के क्षेत्रों में घूमते फिरते गुजारी। उसका अपने मोटेल रूम में आकर और अकेला बैठकर इंतज़ार की घड़ियां काटने को मन नहीं चाह रहा था। आखिरकार जब घूमते घूमते वह थक गया और उसकी समझ में नहीं आया कि आगे क्या करे, तो एक सिनेमा घर में जाकर बैठ गया, जहां उसने फिल्म के दौरान ढेर सारे पॉपकॉर्न खा डाले और 2 सोडा वाटर की बोतलें पी डाली। आखिरकार वो मोटेल वापस आ गया। उसने देखा कि टोनी की गाड़ी उसके कमरे के सामने मौजूद नहीं थी। इसका मतलब था कि वह अभी तक वापस नहीं आया था। अचानक एक शंका से हैरी के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। कहीं टोनी भी दिन के प्रकाश की परवाह किए बिना कब्रिस्तान तो नहीं चला गया? फिर वो थैला निकालकर कहीं भागने का प्रयास तो नहीं कर रहा था? हैरी अपने आप को कोसने लगा। यह विचार उसे पहले क्यों नहीं आया था? अभी वह किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर ही रहा था कि टोनी की तलाश में जाए या नहीं, कि टोनी की कार कमरे के आगे रुकती दिखाई दी। हैरी लपक कर उसके पास पहुंचा। आशा है तुम्हारा दिन अच्छी तरह से गुजरा होगा, टोनी कार से उतरते हुए प्रसन्न मुद्रा में बोला। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। हाँ, बहुत ही अच्छा, हैरी बोला। और तुम्हारा दिन कैसे बीता? बहुत ही अच्छा, टोनी बोला। मैंने अपने निवास के लिए एक कोठी का भी चयन कर लिया है, साथ ही एक दुकान भी देख डाली है, जो मेरी किताबों के लिए अच्छी सिद्ध होगी। मैंने एक रेस्टोरेंट भी देखा है, जहाँ इस बराबर वाले बूचड़ खाने से अधिक स्वादिष्ट भोजन मिलता है। क्यों ना आज रात का भोजन वहीं करें? क्या हम किसी बात का जश्न मना रहे हैं? हैरी ने पूछा। यही समझ लो। यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत है, हम दोनों जिंदा हैं, दुनिया की प्रत्येक वस्तु का आनंद ले रहे हैं। क्या जश्न मनाने के लिए कारण पर्याप्त नहीं है? टोनी बोला। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, हैरी ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद दोनों हैरी की कार में दूसरे गांव के रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे। खाना वास्तव में ही स्वादिष्ट था। खाने के उपरांत हैरी ने धैर्य का प्रदर्शन करते हुए केवल एक ही स्वीट डिश पर हाथ रोक लिया। आज रात उसे महत्वपूर्ण कार्य जो करना था। वो नहीं चाहता था कि अधिक भोजन करने से उसकी तबीयत में बोझिलपन और सुस्ती छा जाए। भोजन के बाद टोनी ने फिल्म देखने का प्रस्ताव रखा। हैरी वो फिल्म देख चुका था, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। एक ही फिल्म को दोबारा देखने की पीड़ा सहना महंगा सौदा नहीं था। इस प्रकार वो कम से कम टोनी पर नज़र तो रख सकता था। इसके अतिरिक्त सिनेमा हॉल में बैठने का एक लाभ ये भी था कि वहाँ टोनी की ज़बान बंद रहती। अधिक बातें होती तो फिर बातों में से बातें निकलती, और कुछ बातों के उत्तर देना हैरी के लिए कठिन हो जाता। कोई ना कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकल सकती थी। आखिरकार हैरी के लिए आजमाइश के क्षण समाप्त हुए। वो सिनेमा हॉल से निकले तो टोनी बोला, इस फिल्म को देखकर तो मेरे सिर में दर्द हो गया। हैरी ने कोई टिप्पणी नहीं की। फिर मोटेल पहुंचकर वो बोला, अब इस सर दर्द को दूर करने के लिए मैं तो एस्प्रिन की मुट्ठी भर गोलियां खाकर सोऊंगा। अपने कमरे में पहुंचकर हैरी को कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ी, जो उसके लिए बड़ी कठिन सिद्ध हुई। अभी आधी रात नहीं हुई थी। उसका बैग तैयार रखा था, वो सोम भी तैयार था। 12 बजने से ज़रा पहले उसने अपने कमरे की लाइट ऑफ की और अत्यधिक सावधानी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। इस लाइन के अंतिम कमरे के सामने उसे टोनी की कार खड़ी दिखाई दी। इसका मतलब टोनी अपने कमरे में मौजूद था। उसने संतुष्टि की गहरी सांस ली। अपनी गाड़ी में बैठकर उसने अत्यधिक सावधानी से उसे स्टार्ट किया। ये तो गनीमत थी कि उसके और टोनी के कमरों के मध्य काफ़ी फासला था। उससे भी अच्छी बात यह थी कि खिड़कियों में लगे हुए पुराने एयर कंडीशन काफ़ी शोर कर रहे थे। टोनी उसकी कार के स्टार्ट होने की आवाज़ नहीं सुन सकता था। 5 मिनट के बाद वह कब्रिस्तान जा पहुंचा। इस बार उस पर कल वाली घबराहट का प्रभाव नहीं था। आज वो फ्लैश लाइट भी लेकर आया था। उसके प्रकाश में वह बड़े आत्मविश्वास के साथ रास्ता तलाश करता हुआ बिल्ली की कब्र तक पहुंचा। उसकी मांसपेशियों में ज़बरदस्त रक्त का दबाव था। वो प्रार्थना कर रहा था कि यदि उसके भाग में हार्ट अटैक से मरना है तो कम से कम वो इस समय ना हो। जानवरों के कब्रिस्तान में हार्ट अटैक से मरना कुछ अच्छा नहीं था। उसे यह देखकर संतोष हुआ कि बिल्ली की कब्र के निकट ताज़ी खुदी हुई मिट्टी का ढेर मौजूद था। इसका मतलब था कि गोरकन ने अपना वचन निभाया था। वो लपक कर उस ढेर के निकट पहुंचा और झांक कर देखा। ताबूत कब्र में मौजूद था। उसके ऊपर छोटे से पत्थर के नीचे एक पत्र दबा रखा था। हैरी ने जल्दी से उसे उठाकर पढ़ा। लिखा था, तुम्हारी सुनाई हुई कहानी लाजवाब थी। यदि जीवन में भविष्य में कभी तुमसे मुलाकात हुई तो मैं भी तुम्हें इस प्रकार की एक कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि मैंने किस प्रकार व्हाइट हाउस खरीदा था और फिर एक किसान को बेच दिया था। इस पत्र में कोई नाम या हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि बूढ़ा मरियल उसे चोट दे गया। अगला दृश्य। अत्यधिक सुस्त गति से कार चलाते हुए वापस मोटेल पहुंचा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लूट का माल हाथ से निकल जाने के संबंध में वो टोनी को क्या स्पष्टीकरण देगा। इससे भी गंभीर समस्या ये थी कि वह अब टोनी से पीछा कैसे छुड़ाएगा। भला वह लूट के माल में से आधा भाग लिए बिना उसका पीछा कैसे छोड़ सकता था। हैरी को विश्वास था कि अब वह स्थायी रूप से उसके लिए सरदर्द बनने वाला था। इसके बावजूद वह फरार होने का साहस नहीं जुटा सका। अपने आप को घसीटता हुआ कार से उतरा। लगभग मरे हुए हाथों से उसने टोनी के द्वार पर दस्तक दी। टोनी ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। हैरी, तुम?
वो उसे देखकर हैरान रह गया। तुम्हारा सिरदर्द ठीक हुआ? हैरी ने हमदर्दी से पूछा। आधी रात को तुमने ये पूछने के लिए मुझे जगाया कि मेरा सिरदर्द ठीक हुआ या नहीं? नहीं, ये बात तो नहीं है, हैरी हकलाया। फिर किस लिए जगाया है? मुझे स्वयं तुम्हें इस समय कष्ट देते हुए ग्लानि हो रही है, मगर तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे? टोनी ने आंखें निकाली। हाँ, इंतज़ार तो कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, सुबह बात होगी, कहकर हैरी जाने के लिए मुड़ा। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो एक बार फिर मूर्खता करने जा रहा था। जब टोनी उसे भागने का अवसर दे रहा था तो उसे उस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए था, और उसने लाभ उठाने का इरादा कर लिया। ठहरो, अचानक टोनी ने पीछे से पुकारा। हैरी ने पलटकर उसे देखा। मैंने अभी अभी सोचा कि तुम्हारी बात सुन ही लूँ। अब टोनी की आवाज़ में नींद का भारीपन गायब हो चुका था। हैरी ने मनी मन स्वयं को कोसा। वो वापस घूमा और टोनी के पास पहुंचा। हाँ बताओ, क्या बात है? हैरी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जिस बैंक में हमने पैसा रखा था वो दिवालिया हो गया। टोनी एक पल तक उसे घूरता रहा, फिर एक तरफ हटते हुए बोला, अंदर आ जाओ। अंदर पहुंचकर हैरी एक कुर्सी पर ढेर हो गया और कालीन को घूरने लगा। मुझे शुरू से पूरी बात बताओ। टोनी उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। हैरी ने गोरकन का छोड़ा हुआ पत्र उसके हाथ में थमा दिया। टोनी उसे पढ़ने के बाद बोला, इसका मतलब क्या है? हैरी मुर्दे सी आवाज़ में बोला, मुझे स्वीकार है कि मैं एक बार फिर तुम्हें चक्कर देने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसका अधिकार भी है। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा वो मास्टर और लड़की नीला बहुत दिनों से उस ज्वेलरी हाउस को लूटने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन सफल ना हो पा रहे थे। मैंने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से उसमें सफलता प्राप्त की थी, इसलिए मेरा उस पर अधिक अधिकार था। बिना हमारी सहायता के तुम कभी सफल नहीं हो सकते थे। तुमने आधा आधा माल देने का वचन भी दिया था, टोनी ने उसे याद दिलाया। यदि तुम्हें अवसर मिलता तो तुम भी उस सारे माल को हड़प करने में देर नहीं लगाते। अब अगर मैंने ऐसा कर लिया तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए था। बकवास मत करो, टोनी ने उसे झिड़का। अब मुझे असल बात बताओ। असल बात यह है कि मैंने उस गोरकन को कुछ धन का लालच दिया था कि वो मुझे कब्र खोदने का अवसर दे, लेकिन मेरा विचार है कि मैंने उसे जो कहानी सुनाई थी वो उससे कुछ अधिक प्रभावित नहीं हुआ था। उसने कब्र खोदकर मुझसे पहले उसका सफाया कर दिया। ओ हैरी, टोनी मानो सिर थामते थामते रह गया। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। आखिर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि अब हम पार्टनर हैं? तुम अपने आप को पार्टनर समझते रहो, मैं तो ऐसा नहीं समझता था। तुम उस सारे माल को अकेले हड़प करना चाहते थे। चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। तुम्हारे मन में खोट था, तभी तो वो सूखा सड़ा मरियल सा आदमी सारा माल लेकर फरार हो गया। अब क्या करें? हैरी ने पूछा। हमें उसे तलाश करना होगा। कैसे? हैरी ने जानना चाहा। सुबह से तुम उसकी तलाश का सिलसिला आरंभ कर दो। सबसे पहले तो कब्रिस्तान जाओ और देखो कि वो अपनी डाक इत्यादि भिजवाने के लिए अपना कोई एड्रेस छोड़ गया या नहीं। इस संबंध में तुम पोस्ट ऑफिस से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। टोनी ने उसे पेशेवर जासूसों की माने निर्देश दिए। और तुम इस बीच क्या करोगे? हैरी ने पूछा। तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे एक मकान और दुकान यहाँ मिल गई है। मेरा आज इस सिलसिले में प्रॉपर्टी डीलर से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं कल उसे समय दे आया था। जब तुम्हें उस लूट के माल में से कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम मकान या दुकान का क्या करोगे? मकान की मुझे इतनी परवाह नहीं है, लेकिन वो दुकान बहुत मौके की है। मेरे पास पहले ही किताबों का ढेर है। मैं उन्हें ही लाकर दुकान को चालू कर दूंगा। प्रॉपर्टी डीलर को एडवांस देने के लिए तो मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं उस दुकान को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम अपने हिस्से का काम करो, मैं यहाँ का काम संभालता हूँ। शायद तुम्हारी वापसी तक मैं उसे ढूंढ निकालूँ। एक बात याद रखना, टोनी ने उसे खबरदार करते हुए कहा। जब तुम उसे तलाश करने में सफल हो जाओ तो सारा माल खुद ही हड़प मत कर जाना, उसमें से आधा मेरा होगा। निश्चिंत रहो, हैरी ने उसे तसल्ली दी। अपने कमरे में पहुंचकर हैरी को बहुत मुश्किल से नींद आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही उसके मस्तिष्क को जंग लग गया और उसकी सारी योग्यताएं नष्ट हो गईं। इतना मूर्ख तो वो कभी ना था जितना अब अपने आप को महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय होकर रह गई हैं। उसने कितनी कितनी बुद्धिमत्ता से उन सब लोगों को मूर्ख बनाकर करोड़ों का माल हासिल किया था, और अब उसे न जाने क्या हो गया था कि वो मरियल से टोनी से उस माल को छिपाता फिर रहा था। यहाँ तक कि माल से ही हाथ धो बैठा। वो चाहता तो आसानी से टोनी को धोखा दे सकता था, उसका कोई और उपाय सोच सकता था, पर पता नहीं क्यों वो सोच नहीं पा रहा था। यह शायद उसकी आत्मा का अंतर्द्वंद था जो बार बार टोनी के प्रति उकसाता था, तो दूसरी ओर उसके मन का लालच उसे सारा माल हड़प कर जाने को कहता था। इसी ऊहापोह में फंसकर उसकी सारी योग्यताएं निष्क्रिय होकर रह गई थीं। वो सोच रहा था कि यदि दोनों मिलकर उस बूढ़े को तलाश करते तो ज़्यादा अच्छा था। अब कुछ भी था, उसने पक्का इरादा कर लिया था कि यदि अब की बार उसे वो माल मिल गया तो वह आधा माल टोनी को देने में ज़रा भी ना हिचकेगा। वह स्वयं आधे पर ही संतुष्ट हो जाएगा। यही विचार कर वो सो गया था। अगला दृश्य। सुबह सवेरे जब तैयार होकर वो नाश्ते के लिए निकला तो टोनी की कार गायब थी। इसका मतलब था कि वो प्रातः ही चला गया था। उसने सोचा कि वो जल्दी से गोरकन को तलाश करके उससे पहले माल प्राप्त करके
जब आधा टोनी को देगा तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी। यही सोचकर उसने जल्दी से नाश्ता किया और गोरकन की तलाश में चल दिया। वह कब्रिस्तान पहुंचा तो ओवन का ऑफिस अभी खुला भी नहीं था। उसने निर्णय लिया कि इंतज़ार के पल बिल्ली की कब्र पर जाकर गुजारे जाएं। वो सोच रहा था कि कब्र से निकाली गई मिट्टी को दोबारा कब्र में कौन भरेगा। गोरकन तो जा चुका था, शायद ये कष्ट मिस्टर ओवन को ही करना पड़े। लेकिन कब्र के निकट पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। वो गोरकन था जो खुद ही कब्र में दोबारा मिट्टी डाल रहा था। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरी ने आश्चर्य से पूछा। वही जो सदैव करता हूँ। शायद तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ का गोरकन हूँ। लेकिन तुम तो चले गए थे। क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? वो कराकर सीधा होते हुए बोला। एक तो मैं इस बिल्ले को दफन करते और कब्र से निकालते निकालते थकने लगा हूँ। मैंने उस व्यक्ति के लिए जो कुछ किया उसके बदले में वो इतना तो कर ही सकता था कि कब्र में मिट्टी खुद ही भर जाता। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुमने किसके लिए काम किया? हैरी ने व्यग्रता से पूछा। मैं पिछली रात की बात कर रहा हूँ, वो बोला। मैं भी तुमसे पिछली रात की ही बात करने आया हूँ। मेरा माल कहाँ है? गोरकन बेलचा एक और रखते हुए बोला। हम दोनों की समझ में एक दूसरे की बात नहीं आ रही। आओ ज़रा आराम से बैठकर बातें करते हैं। मुझे तुमसे कुछ हिसाब किताब भी करना है। वो घास पर बैठ गया। हैरी ने जेब से वो कागज़ निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे सिद्ध होता है कि माल तुमने निकाला है। गोरकन ने इत्मीनान से वो पत्र पढ़ा और बोला, ये तो मैंने नहीं लिखा। तो फिर किसने लिखा है? हैरी एकटक उसकी ओर देखता रह गया। ये उसी चूहे के बच्चे ने लिखा होगा। उसने ये लिखकर मुझे फंसाने की कोशिश की है, गोरकन मुंह बनाकर बोला। हैरी का सिर घूमने लगा। उसके लिए यह निर्णय करना कठिन था कि उसका ब्लड प्रेशर घट रहा था या बढ़ रहा था। तुम किस चूहे की बात कर रहे हो? उसने पूछा। वही तुम्हारा भाई, बूढ़े ने उत्तर दिया। मेरा तो कोई भाई नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, ओनली वन पीस। अच्छा, शक तो मुझे भी हो रहा था। उसमें तुम्हारी ज़रा भी छवि नहीं थी, लेकिन कहानी तो उसने वही सुनाई थी जो तुमने सुनाई थी। उसने कहा था कि तुम्हारी जगह बिल्ली के बर्तन लेने आया था, तुमने ही उसे भेजा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। हैरी का सिर कुछ और तेज़ी से घूमने लगा। उसके लिए अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वह टोनी होगा, जो उसके भाई होने का दावा करके गोरकन को धोखा देकर गया होगा। कल जब हैरी उस बूढ़े को अपनी माँ और उस बिल्ली की कहानी सुना रहा था तो टोनी यहीं आसपास ही छुपा था। वो गढ़ी हुई कहानी सुन रहा होगा। वो शायद किसी पेड़ की आड़ में छिपा होगा। वह इधर उधर जाने का बहाना करके उस पर नज़र रख रहा होगा। बूढ़ा कह रहा था, कल रात अंधेरा फैलते ही मैंने उस कब्र के आसपास टहलना शुरू कर दिया था, कहीं तुम मुझे चक्कर न दे जाओ और अपनी रकम बचाने के लिए स्वयं ही आकर कब्र खोदकर बर्तन निकाल कर धोने की कोशिश करूँ। मेरी शंका निर्मूल नहीं थी। तुम तो नहीं आए, लेकिन तुम्हारा भाई आ गया। उसने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी जगह वो आया था। फिर वो नाक चढ़ाकर बोला, ये मत समझना कि मैंने बर्तनों वाली तुम्हारी कहानी पर विश्वास कर लिया था। मैंने जीवन में कभी ऐसी बेहुदा कहानी नहीं सुनी। मैं समझ गया था कि ताबूत में बर्तनों से कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु मौजूद थी और मैं उसमें से अपना हिस्सा प्राप्त करने का निश्चय किए हुए था। चुनाचे मैंने उससे कह दिया कि या तो मेरा हिस्सा दो या मैं पुलिस को सूचित कर दूंगा। वो आसानी से भयभीत नहीं होता। इसके उसके अलावा वो तुमसे अधिक स्वस्थ भी था। हैरी बोला। ये बेलचा किस लिए? उसने संकेत किया। इससे मैं केवल कब्रें खोदने का काम ही थोड़ी लेता हूँ। बहरहाल तुमने उसे माल ले जाने दिया? हाँ, अपना हिस्सा वसूल करने के बाद। गोरकन ने गर्व से अपनी उंगली में पड़ी हीरे की अंगूठी दिखाई। ये तो केवल नमूना है। शेष जेवर मैंने मिस्टर ओवन के पास अमानत के तौर पर रख दिए। उसने इस बात की शंका प्रकट नहीं की थी कि तुम ये बात मुझे बता दोगे तो मैं उसका पीछा करूँगा? हैरी ने पूछा। मैंने उसे बताया था कि मैं जेवरात लेकर अपनी बेटी के पास चला जाऊँगा। अभी मुझे इसकी शादी भी तो करनी है। दहेज के चक्कर में वह 30 वर्ष की हो चुकी है और कोई उससे शादी के लिए तैयार नहीं। सब दहेज मांगते हैं। अब मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूँगा, साथ ही उनके मुंह पर दहेज का जूता भी मारूंगा, गोरकन ने बताया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। कहानियाँ गढ़ना तुम्हें ही तो नहीं आता? बूढ़ा मुस्कुराया। हैरी ने उससे ये नहीं पूछा कि उसने टोनी से कितने मूल्य के जेवरात ठगे थे। उठते हुए बोला, तुमने उससे जो कुछ भी प्राप्त किया उस पर तुम्हारा ही अधिकार बनता है। जाओ ऐश करो। वो मोटेल वापस आ गया। उसे अंदाज़ा था कि टोनी का घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आभूषण लेकर वह नई मंजिलों की ओर निकल गया होगा। उसने अपना बैग उठाया और मोटेल छोड़कर वह अभी अपनी नई मंजिल की ओर चल दिया। उसकी नई मंजिल थी मिस रबिका। रबिका से उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज प्राप्त करने थे। अभी वो मोटेल से थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी गाड़ी का इंजन घर्र घर्र करके बंद हो गया। उसने कार के इंजन को एक मोटी सी गाली दी और बोनट उठाकर इंजन चेक किया। इंजन निष्क्रिय हो चुका था। उसमें कोई बारीक खराबी आ गई थी। आज का दिन ही खराब था। उसने बोनट को वापस पटका और क्रोध से कार को एक लात मारी। ये और बात थी कि चोट उसे ही लगी। वो नाच कर रह गया। अभी उसका नाच थमा भी ना था कि उसे एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी।
हे, क्या हुआ? क्या गाड़ी ख़राब हो गई? हैरी ने नाचना बंद करके उस सुरीली आवाज़ की ओर देखा तो बस देखते ही रह गया। वो इतनी ही सुंदर थी। यदि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहुंच जाती तो पहला नहीं तो द्वितीय स्थान तो अवश्य प्राप्त कर लेती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तिलियास तक लिफ्ट दे सकती हूँ। मर्सिडीज़ की स्टीयरिंग के सामने बैठी उस ब्यूटी क्वीन ने हैरी से कोई उत्तर न पाकर सहमी अगला प्रश्न किया। हैरी अपनी स्तब्धता से चौंका। इतनी सुंदर लड़की उसे लिफ्ट की पेशकश कर रही थी। फिर वो भला कैसे न मानता, वो भी इसलिए कि वह स्वयं उसे अपनी मंजिल तक ले जा रही थी। वो आगे बढ़ा और बोला, मिस मिस नहीं, मिसिस ग्रेटा। लड़की ने उसकी गलती सुधारी। मिसिस ग्रेटा, मेरी कार ख़राब हो गई है और मुझे वाकई में ही तिलियास तक जाना है। तो आओ मेरी कार में बैठ जाओ, मार्ग में किसी वर्कशॉप पर कार के संबंध में बता देंगे, वो खराबी ठीक करके तिलियास तुम्हारे पास पहुंचा देगा। कहने के साथ ही उसने कार का दरवाज़ा खोल दिया। वो तुरंत अंदर बैठ गया। उसने एक झटके में गाड़ी आगे बढ़ा दी। यदि मैं गलती पर नहीं हूँ तो तुम अमेरिकी हो? लड़की ने कार की गति तेज़ करते हुए प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम्हारा विचार सही है, मैं अमेरिका से ही आया हूँ। क्या सैरो तफरीह के लिए? नहीं, काम की तलाश में आया हूँ। काम? कैसा काम? सुना है तिलियास के निकट खुदाई करने वाले विशेषज्ञ टीम के इंचार्ज डॉक्टर सैंडो को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो पुरानी भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हो, हैरी ने बताया। ओह, लड़की चौंक सी गई। मैं डॉक्टर सैंडो की पत्नी ग्रेटा हूँ। ओह नो, हैरी ने आश्चर्य प्रकट किया। वो वास्तव में ही इस हसीन संयोग पर चमत्कृत रह गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आज ये दूसरा अवसर था जबकि वह चमत्कृत रह गया था। पहले तो इसे टोनी ने चमत्कृत किया था। उसने अपना कहा सच कर दिया था। उसने कहा था कि उसे लोगों को चमत्कार दिखाने में बड़ा आनंद आता है। उसके कद काठी और चेहरे के भोलेपन को देखकर हैरी ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया था। उसे और उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया था, लेकिन अंत में वो वास्तव में ही अपनी जादूगरी का चमत्कार दिखाने में सफल हो गया था। वो हैरी को मूर्ख बनाकर उसके करोड़ों मूल्य के आभूषण ले उड़ा था और हैरी अंत में हाथ मलता रह गया था। अब दूसरा चमत्कार उसके पास बैठी ये लड़की थी, जो कि संयोग से उसे मिल गई थी और अब उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी हसीन और सुंदर लड़की डॉक्टर सैंडो जैसे पुरातत्व विभाग के इंचार्ज की पत्नी हो सकती है। इसका मतलब था कि उसकी आशा के विपरीत डॉक्टर सैंडो एक जवान आदमी था, ना कि बूढ़ा खूसट। एक ही पल में हैरी न जाने कितनी बातें सोच गया। क्या मतलब? लड़की ने चौंक कर उसे देखा था। तुम्हें किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा? यही कि मैं इतना सौभाग्यशाली भी हो सकता हूँ, हैरी ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, कई दिन से मेरे भाग्य के सितारे गर्दिश में चल रहे थे। आज सुबह तक जो कुछ भी हुआ था वो सब मेरी सोच, मेरी आशा के उलट हुआ। लेकिन अभी अभी मेरे भाग्य ने करवट बदली और एक साथ दो बातें मेरे सौभाग्य का कारण बनी। जैसे? हैरी के चुप होते ही ग्रेटा ने पूछा। पहला तो मेरा सौभाग्य यही है कि तुम जैसी हसीन और सुंदर लड़की से मुलाकात हुई, और दूसरा ये कि संयोग से तुम उसी की पत्नी निकली जिससे मिलने की इच्छा लेकर मैं घर से चला था। तुम कौन कौन सी भाषाएं समझ सकते हो? ग्रेटा ने विषय बदला। वो किसी राह चलते आदमी को ज़्यादा फ्री होने का अवसर नहीं देना चाहती थी। बहुत सी। जैसे जैसे डरामिक भाषा पर मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, साथ ही प्राचीन डबरानी भाषा का भी विशेषज्ञ हूँ, हैरी ने उत्तर दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, ग्रेटा मुस्कुराते हुए बोली। डॉक्टर सैंडो को वास्तव में ही एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है। इसका मतलब मुझे काम मिल सकता है? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, अगर मैं सिफारिश करूँ तो, कहकर उसने विंड स्क्रीन से नज़र उठाकर देखा। मैं समझा नहीं। बात यह है मिस्टर हैरी, डॉक्टर सैंडो ने अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका से एक ऐसा आदमी बुलाया है जो इन भाषाओं का विशेषज्ञ है। इसका मतलब उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं होगी, हैरी ने निराशाजनक स्वर में कहा। मैंने ये तो नहीं कहा, ग्रेटा बोली। काम एक से अधिक आदमियों का है, तुम्हें वहाँ काम मिल सकता है, लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई। हैरी को उसका चुप होना बुरा लगा। वो जल्दी से बोला, लेकिन क्या? डॉक्टर सैंडो अपनी टीम में किसी अजनबी आदमी को शामिल नहीं करते, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूँगी, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। अजनबी तो मैं तुम्हारे लिए भी हूँ, तुम मेरी सिफारिश क्यों करोगी? हैरी ने पूछा। बस ऐसे ही, वो बोली। ना जाने कि तुम मुझे अच्छे लगे हो। हैरी ज़रा सीट पर तनकर बैठ गया। वो जानता था कि उसके शानदार व्यक्तित्व को देखकर अक्सर लड़कियों का उसके प्रति यही व्यवहार होता था। वो उसे अपना समझने लगती थी। हैरी स्वयं भी सुंदर लड़कियों का रसिया था। ज़रा सी देर में वो उससे इस प्रकार घुल मिल गया जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। कुछ देर बाद ग्रेटा ने गाड़ी एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ ली, जो कि एक शुष्क वादी की ओर ले गया था। लगभग 2 घंटे के बाद उन्हें वो स्थान दिखाई दे गया जहाँ खुदाई का कार्य हो रहा था। वहाँ एक और छोलदारियाँ लगी हुई थीं और उनसे ज़रा हटकर कुछ कच्चे भवन थे। उनसे ज़रा आगे खंडहर थे जहाँ खुदाई का कार्य हो रहा था। ग्रेटा ने कच्चे भवनों के निकट गाड़ी रोक ली। डॉक्टर सैंडो इस समय खुदाई की निगरानी कर रहा होगा, तुम चाहो तो उससे वहीं मिल सकते हो। ग्रेटा ने कार से उतरते हुए एक और संकेत किया। थैंक यू मिसेस सैंडो। हैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
ग्रेटा ने अपने नाजुक हाथों में हैरी का मजबूत हाथ थामते हुए कहा, इट्स ओके, डॉक्टर सैंडो से बता देना कि तुम्हें मैंने भेजा। यह कहकर वह कच्चे भवनों की ओर मुड़ गई, जबकि हैरी उस ओर मुड़ गया जहाँ खुदाई हो रही थी। अगला दृश्य। हैरी जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ लगभग 50 व्यक्ति थे, जिनमें से 6 तो अमेरिकी थे जो काम की निगरानी कर रहे थे, और शेष स्थानीय मजदूर थे जो कुदालें और फावड़े चला रहे थे। हैरी को डॉक्टर सैंडो को पहचानने में कठिनाई नहीं हुई। वह दुबला पतला सा अंधेड़ा वस्ता वाला आदमी था। सिर पर नाम मात्र को ही बाल थे और उसने अपनी आंखों पर मोटे लेंसों वाला चश्मा लगा रखा था। हैरी उसके पास पहुंचा और बोला, हेलो डॉक्टर सैंडो, मैं हैरी ग्लेव फ्रॉम अमेरिका। हैरी का पासपोर्ट क्योंकि अमेरिकी नागरिकता वाला था, इसलिए वह स्वयं को अमेरिकी नागरिक कहकर परिचय कराता था। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर सैंडो ने प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डालते हुए उसका अध्ययन किया। मैं डरामिक सहित अन्य कुछ और मुर्दा भाषाओं को समझने की योग्यता रखता हूँ। सुना है आपको उन भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, हैरी ने कहा। लेकिन हमारे पास तो पहले ही अमेरिका से एक आदमी आ चुका है जो इन भाषाओं का ज्ञान रखता है, डॉक्टर ने कहा। इसका मतलब आपको मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, हैरी ने निराश भाव से पूछा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्या मतलब? हैरी ना समझने वाले भाव में बोला। आओ मेरे साथ, ऑफिस में आओ, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है। हो सकता है तुम उस आदमी से अधिक लाभकारी सिद्ध हो। मैं तुम्हें सेवा का अवसर अवश्य दूंगा। यह कहकर डॉक्टर सैंडो ने अपनी सेक्रेटरी को खुदाई के संबंध में कुछ निर्देश दिए और उसके बाद हैरी को उन कच्चे भवनों की ओर लेकर चल पड़ा। उन भवनों में से 2-3 भवनों को वो लोग ऑफिस के रूप में प्रयोग करते थे, जबकि शेष भवनों में उन लोगों के रहने का प्रबंध था। वो एक ऐसे भवन में प्रविष्ट हुए जिसमें डॉक्टर सैंडो ने अपना दफ्तर बना रखा था। बैठो। अंदर पहुंचकर डॉक्टर ने एक कुर्सी की ओर संकेत करके हैरी को बैठने को कहा और स्वयं मेज़ के ऊपर से घूमकर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया। मेज़ पर खुदाई से मिलने वाली बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई थी। मिट्टी के टूटे हुए बर्तन, पत्थर और घास के बहुत से टुकड़े। उनमें से कुछ वस्तुओं पर चित्रकारी भी बनी हुई थी। वहां पहुंचने के बाद कुछ क्षणों तक तो खामोशी रही। फिर इस खामोशी को डॉक्टर सैंडो ने ही भंग किया। तो आपको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है? उसने पूछा। हैरी ने बताया। फिर डॉक्टर सैंडो चित्रकारी बने बर्तनों को उठाकर उन पर चित्रित भाषा पर विचार विमर्श करने लगे। हैरी किसी विशेषज्ञ की भांति उसकी बातों का जवाब देता रहा। उसने अपना अब तक का समय यूं ही बर्बाद किया था। शिक्षा प्राप्त करते समय उसे मुर्दा भाषाओं को सीखने का बहुत शौक था। उसने कुछ भाषाएं सीखी भी थीं। आज वही शिक्षा उसके काम आ रही थी। वो डॉक्टर सैंडो को अपने ज्ञान से प्रभावित करने में सफल रहा था। ठीक है मिस्टर हैरी, डॉक्टर सैंडो ने कहा, मुझे खुशी है कि आप यहाँ में अपनी सेवाओं से लाभान्वित करने चले आए। अब आप ऐसा कीजिए, साथ वाले कमरे में चले जाइए। उन्होंने एक कमरे की ओर संकेत किया। उस कमरे में क्या है? हैरी ने पूछा। वहाँ मिस रबीका मौजूद हैं। वो भी इन भाषाओं की जानकार है। अब तुम दोनों को मिलकर काम करना होगा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर मैं रबीका को तुम्हारे विषय में पूरी जानकारी दे दूँगा। धन्यवाद डॉक्टर। ये कहते हुए हैरी उठ गया। दूसरे कमरे में जाने के लिए उसे डॉक्टर सैंडो के कमरे से बाहर जाना पड़ा था। उस कमरे में प्रवेश करते ही हैरी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आखिरकार वो रबीका के पास पहुंच ही गया था। रबीका इस समय एक स्टूल पर बैठी थी। उसके सामने लंबी सी मेज़ पर खुदाई से बरामद होने वाला विभिन्न प्रकार का सामान रखा हुआ था। अपने कमरे में किसी को प्रवेश करते देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। हैरी ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय कराया। साथ ही उसने कहा, अब हम दोनों को एक साथ काम करना है। वो उसके चेहरे पर दृष्टि जमाते हुए बोला, लेकिन देखना यह है कि हमारा साथ कितना लंबा चलता है। रबीका ने उसे अपना परिचय दिया। हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह रबीका को ये बताना नहीं चाहता था कि वो उसे पहले से जानता है। उसने केवल वो बताया था जो उसे डॉक्टर सैंडो से मालूम हुआ था। मिस रबीका जितनी सुंदर थी, उसका व्यवहार भी उतना ही अच्छा था। वो एक अच्छी दोस्त साबित हुई थी। जल्दी ही वो दोनों आपस में घुल मिल गए थे। वो मेज़ पर रखी वस्तुओं को उठा या इशारा कर करके हैरी को उनके विषय में बताने लगी। साथ ही उसे उसके काम के बारे में भी बता रही थी कि उसे क्या करना है। हैरी बहुत ध्यान और दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। वो अपने आप को मिस रबीका से भी अधिक सभ्य दिखाने में तुला था। कुछ देर बाद मिस रबीका उससे आगे लेकर स्टूल से उठकर उस कमरे के एक कोने में चली गई। उसने स्प्रे वाला डिब्बा उठाया था जिससे कॉन्टैक्ट लेंसों को साफ़ किया जाता है। हैरी अपने स्थान पर बैठा रबीका की ओर देख रहा था। रबीका आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकालकर स्प्रे करने लगी और उन्हें सुखाने के बाद दोबारा अपनी आंखों पर लगा लिया। उसके बाद वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। ये तुम क्या कर रही थी? हैरी ने भोलेपन से पूछा। मैंने आंखों में जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रखे उन्हें साफ़ कर रही थी, रबीका ने बताया। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज तुमने क्यों लगा रखे हैं? क्या आई साइट वीक है या वैसे ही? हैरी ने पूछा। आई साइट वीक है मेरी, जिस कारण ये लेंसेज लगा रखे हैं, रबीका ने बताया। क्या उन्हें बार बार साफ़ करना पड़ता है? मैं जब से आई हूँ इसी समस्या से जूझ रही हूँ, रबीका उसकी ओर देखते हुए बोली। धूल मिट्टी के कारण कॉन्टैक्ट लेंसेज को बार बार साफ़ करना पड़ता है।
इससे पहले आप कहाँ थी? न्यूयॉर्क में। क्या न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं होता था? हैरी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। मुझे इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को लगाए अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन याद पड़ता है कि वहाँ भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता था। दिन में कई कई बार उन्हें साफ़ करना पड़ता था। कभी कभी तो यूँ लगता है जैसे आंखों के सामने धुंध सी छा गई हो, जिसमें मकड़ी के जालों की तरह लकीरों का सा एहसास होता है। मुझे संदेह है कि ऑप्टिशियन ने गलत नंबर के लेंस लगा दिए। बहरहाल वापस जाकर चेक कराऊंगी। हैरी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों के इस कैंप में विद्युत प्रकाश का प्रबंध नहीं था। इस कमी को पेट्रोमैक्स लैंपों के द्वारा पूरा किया जा रहा था। हैरी का उस कमरे में रहने सोने का प्रबंध किया गया था जिसमें पहले ही रैंडल नामक अमेरिकी रह रहा था। रात का भोजन करने के बाद वो अपने कमरे में आया ही था कि रबिका उसके कमरे में पहुंच गई। चलो तुम्हें तिलियास की सैर करा लाऊं, रबिका बोली। तिबरियास? हैरी की निगाहों में उलझन सी तैर गई। हाँ, ये कहाँ है? यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है। वहाँ एक छोटा सा नाइट क्लब है, वहीं चलेंगे। क्या तुम रोज़ाना जाती हो? नहीं, जब से मैं यहाँ आई हूँ आज पहली बार जा रही हूँ। हाँ, 1 साल पहले जब यहाँ खुदाई आरंभ हुई थी तो मैं उस समय भी यहीं थी। तब कभी कभी वहाँ जाया करती थी। यहाँ आसपास में मनोरंजन के लिए तिबरियास से उत्तम जगह और कोई नहीं है। लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? मेरा मतलब है, कोई सवारी का प्रबंध है क्या? हाँ। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं, लेकिन मैंने डॉक्टर सेंडो से एक गाड़ी ले ली है, जो अब उस समय तक मेरे प्रयोग में रहेगी जब तक कि मैं यहाँ हूँ, रबिका ने उसे बताया। तो फिर चलो, हैरी ने उत्साहजनक स्वर में सहमति जताई। वो दोनों बाहर निकल आए। मकान के पिछली ओर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थीं। रबिका एक मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गई। हैरी दूसरी ओर का दरवाज़ा खोलकर कार में अंदर बैठ गया। गाड़ी हरकत में आई और कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी। पक्की सड़क पर पहुंचने से पहले हैरी ने अचानक ही पीछे मुड़कर देखा था। न जाने उसे क्यों यह एहसास हो रहा था कि कोई और गाड़ी भी उनके पीछे आ रही थी, लेकिन गहन अंधकार के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पीछे यदि कोई गाड़ी भी थी तो उसने निश्चय ही अपनी गाड़ी की समस्त लाइटें ऑफ कर रखी थी। कुछ ही देर बाद वो हाईवे पर पहुंच गए, जहाँ बहुत सा ट्रैफिक चल रहा था। हाईवे पर पहुंचकर हैरी पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा था, लेकिन उनके पीछे अब सड़क पर कई गाड़ियां थीं और यह अनुमान लगाना कठिन था कि उनका पीछा करने वाली गाड़ी कौन सी थी। तुम बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? रबिका ने उन लोगों के बीच छाई खामोशी को भंग करते हुए पूछा। कुछ नहीं। हैरी रबिका के इस अचानक प्रश्न से गड़बड़ा गया था। उसे लगा जैसे वो चोरी करते पकड़ा गया। शायद रास्ता याद रखने का प्रयास कर रहे हो, रबिका ने सहमी उसकी मुश्किल हल की। हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ ना, इसलिए आसपास के वातावरण को ध्यान से देख रहा हूँ। बेफिक्र रहो, यदि तुम अकेले भी आए तो रास्ते में खोओगे नहीं, बिल्कुल सीधा रास्ता है, रबिका ने बताया। इसी प्रकार की बातें करते हुए तिबरियास पहुँच गए, जो कि पुरानी तर्ज का कस्बा था। तंग सी सड़कें और प्राचीन इमारतें, लेकिन यहाँ विद्युत के प्रकाश का प्रबंध था जिसका भरपूर लाभ उठाया जा रहा था। विभिन्न सड़कों पर घूमने के बाद रबिका ने एक प्राचीन तर्ज की इमारत के सामने गाड़ी रोक ली, जिसके ललाट पर सैमसन एंड सैमसन का न्यू साइन जगमगा रहा था। हॉल अधिक बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें इतनी गुंजाइश अवश्य थी कि लगभग 100 आदमी वहाँ आ सकते थे। एक और स्टेज बना हुआ था जिसकी जगमगाती रोशनी में एक नर्तकी अपने अर्धनग्न वस्त्रों में अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। नृत्यांगना यहूदीन थी। हैरी और रबिका स्टेज के निकट ही एक मेज़ पर बैठ गए। तुरंत ही वेटर उनके पास आया तो रबिका ने हैरी से पूछा, क्या लोगे? जो तुम्हारी इच्छा। शैम्पेन मंगा लूँ? रबिका ने वेटर को शैम्पेन का ऑर्डर नोट कराया। शराब सर्व होने पर वह हल्की हल्की चुस्कियाँ लेते हुए नृत्यांगना को देखने लगा, जो अब स्टेज से उतरकर मेज़ों के मध्य थिरक रही थी। वह नृत्यांगना चली गई तो उसके स्थान पर इस बार 2 नृत्यांगनाएँ आई थीं। वो भी इसी प्रकार मेज़ों के दरमियान थिरकती रही थीं। विभिन्न मेज़ों पर बैठे हुए मर्द उनसे गंदा मजाक कर रहे थे, लेकिन नृत्यांगनाओं के होठों की मुस्कुराहट एक क्षण के लिए भी क्षीण नहीं पड़ी थी। वो उसी जोर शोर के साथ अपने नृत्य का प्रदर्शन करने में जुटी हुई थी। 11 बज गए थे। हैरी उठने के बारे में सोच ही रहा था कि एक भारी भरकम आदमी उनकी मेज़ के निकट आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर पर अरबी वस्त्र थे, जिसमें से उसकी बाहर को निकली हुई तोंद स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका शरीर जितना बड़ा था सिर उतना ही छोटा था और अजीब सा लग रहा था। यदि मैं गलती पर नहीं हूँ तो तुम हैरी ग्लोब हो? वो आदमी हैरी के चेहरे पर दृष्टि गड़ाकर बोला। तुम्हारा विचार सही है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। हैरी ने उलझी हुई निगाहों से उसकी ओर देखा। मैं इस क्लब का मालिक कैमरॉन कफ़ी हूँ, उसने अपना परिचय कराया। मुझसे क्या चाहते हो? हैरी ने पूछा। क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे ऑफिस में आने का कष्ट करोगे? क्यों? मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। हैरी ने उलझी हुई निगाहों से रबिका की ओर देखा। रबिका उसकी नज़रों का अर्थ समझकर उठकर खड़ी हो गई तो कैमरॉन जल्दी से बोला, नहीं मिस, प्लीज़ आप यहीं बैठी रहिए, हमें काम केवल हैरी से है। कुछ देर बाद वो वापस आ जाएगा, तब तक आप यहीं इंतज़ार कीजिए। तब तक हैरी अपने कुर्सी से खड़ा हो चुका था।
कैमरॉन उसकी ओर देखकर बोला, आओ मेरे साथ। हैरी अपने मन में ढेर सारे प्रश्न लिए उसके साथ चल दिया। उसे हैरत हो रही थी कि यहाँ उसको जानने वाला कहाँ से आ गया। वो तो यहाँ पहली बार आया है। फिर उसे मुझसे कौन सा काम पड़ गया जो ज़रूरी बातें करने के लिए अलग कमरे में जा रहा है। जिस कमरे में उन्होंने प्रवेश किया वो एक छोटा सा कमरा था, जिसमें यूरोपियन नृत्यांगनाओं के अर्धनग्न चित्र लगे हुए थे। मेज़ पर कागजात बिखरे थे। एक गुलदान भी था जिसमें प्लास्टिक के फूल सजे हुए थे। कमरे में 3 कुर्सियां थीं, एक मेज़ के पीछे, 2 सामने। मेज़ के दाईं ओर वाली दीवार में एक दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा था। उस पर मोटा पर्दा लटका हुआ था। उसके विपरीत वाली दीवार में एक खिड़की थी जो बंद थी। अंदर प्रवेश करते ही कैमरॉन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और एक कुर्सी की ओर संकेत करता हुआ बोला, बैठो हैरी। और सैम सामने वाली मेज़ पर बैठ गया। मिस्टर हैरी, कैमरॉन उसे घूरते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य जान सकता हूँ? यही प्रश्न मुझसे एक पुलिस वाले ने भी किया था। हैरी ने लापरवाही का प्रदर्शन करते हुए कहा, लेकिन यहाँ किसी विदेशी का प्रवेश निषेध तो नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मुझसे बहस करो। मैं तो केवल तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि यहाँ अमेरिकियों को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता होगा, क्योंकि इस देश का अस्तित्व ही अमेरिका के दम से है। अमेरिका इसके अस्तित्व के लिए हर वर्ष अरबों डॉलर खर्च करता है। इस कारण उसने दुनिया के अधिकतर देशों से दुश्मनी मोल ली है। लेकिन यहाँ की परिस्थितियों ने मुझे बहुत निराश किया। यहाँ अमेरिका वासियों को कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। अमेरिका यदि इसराइल की सहायता करना चाहता है, ये हम पर उपकार नहीं है। कैमरॉन बड़े तेवरों के साथ बोला, यहाँ अमेरिका का अपना भी लाभ है। तुम भूल रहे हो कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने में यहूदियों का बड़ा हाथ है। यदि यहूदी अमेरिका से अपनी संपत्ति समेट कर निकल जाए तो जानते हो अमेरिका का क्या हर्ष होगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। हैरी ने नागवारी का प्रदर्शन करते हुए पूछा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि तुम इस लड़की से दूर रहो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल शाम से पहले पहले यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया बांधकर चलते फिरते नजर आओ। कैमरॉन बोला, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? इसलिए कि वो लड़की हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। ऐसा क्या है उसमें? हैरी ने आश्चर्य पूछा। क्या वो यहाँ की होने वाली राष्ट्रपति है? बकवास मत करो। कैमरॉन बिगड़ गया। मैं तुम्हें कल शाम तक की मोहलत दे रहा हूँ। उसके बाद जो कुछ भी होगा उसका उत्तरदायित्व तुम पर होगा, हम पर नहीं। यदि मैं तुम्हारा निर्देश ना मानूँ तो? हैरी ने शांत स्वर में पूछा। कैमरॉन कुछ लम्हों तक उसे घूरता रहा, फिर मेज़ पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। कुछ सेकंड बाद ही भीतरी दरवाजे पर टंगा भारी पर्दा हिला और एक लंबे तड़ंगे हष्ट पुष्ट शरीर वाले व्यक्ति ने अंदर प्रवेश किया। वो किसी दैत्य के समान ही कद्दावर था। उसने केवल पतलून पहन रखी थी। उसके ऊपरी शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई थीं जो उसके बलिष्ठ होने का पर्याप्त सबूत थी। उसका सिर अंडे के छिलके की मानिंद था और आंखों में अंगारे के समान सुर्खी थी। डेविड, कैमरॉन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मिस्टर हैरी को बता दो कि हम किस प्रकार अपने निर्दोषों पर अमल कराना जानते हैं। दैत्याकार डेविड नपे तुले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने का लगा। हैरी शांतिपूर्ण अंदाज में डेविड को अपनी ओर बढ़ते देखता रहा। फिर उसने कैमरॉन की ओर कनखियों से देखा। कैमरॉन के हाथ में रिवॉल्वर दिखाई दे रहा था। हैरी ने दोनों हाथ अपनी गोद में रख रखे थे। अपने हाथ ऊपर मेज़ पर रख लो। कैमरॉन ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ लहराते हुए हैरी को आदेश दिया। हैरी के हाथों में हरकत हुई। फिर अचानक ही उसने मेज़ उलट दी। इसके साथ ही वह कुर्सी को पीछे ढकेलते हुए स्वयं भी उठ खड़ा हुआ था। परिणाम हैरी की आशा के अनुरूप था। मेज़ कैमरॉन से टकराई और वह कुर्सी सहित पीछे की ओर उलट गया था। उसके मुंह से गालियाँ निकल रही थीं। संभलने की कोशिश के साथ ही उसने हैरी पर फायर झोंक दिया, लेकिन गोली सामने वाली दीवार में लगी थी। हैरी तो इस बीच उस दैत्याकार डेविड पर छलांग लगा चुका था। डेविड इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार न था। पिंडली पर पड़ने वाली हैरी की ज़बरदस्त ठोकर ने उसे बिलबिलाते हुए नीचे झुकने पर विवश कर दिया था। हैरी भला उस अफसर को कहाँ चूकने वाला था। उसे पता था कि यदि उस दैत्य को संभलने का अवसर मिल गया तो वो उस पर भारी पड़ सकता था। यही सोचकर उसे संभलने का अवसर दिए बिना उसके झुके हुए सिर पर एक और ज़ोरदार ठोकर मारी। इसी बीच वह देख चुका था कि कैमरॉन भी संभलकर अपने रिवॉल्वर से फायर करने के लिए तैयार है। उसने टकराते हुए डेविड पर जूडों का एक दाव आजमाया और लगभग संभल चुके कैमरॉन पर दे मारा। दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकली। फिर कैमरॉन के मुंह से निकलने वाली गालियों को सुनने के लिए वह कमरे में नहीं रुका। उसने तुरंत ही दरवाजे को छलांग लगा दी थी। हैरी को भागते देखकर कैमरॉन ने अपने रिवॉल्वर वाले हाथ को सीधा करके फिर फायर झोंक दिया। क्योंकि फायर जल्दबाजी में किए गए थे इसलिए गोली दिशा भटक कर एक बार फिर दीवार में जा समाई थी और तब तक हैरी दरवाजे से बाहर निकल चुका था। हॉल में पहुंचकर हैरी उस दिशा में दौड़ा था जहां वो रबिका को छोड़कर आया गया था, मगर मेज़ खाली थी और रबिका गायब थी। ऑफिस में फायरिंग और हैरी के दौड़ने के कारण हॉल में खलबली सी मच गई थी। हैरी लोगों को ढकेलता हुआ मुख्य द्वार की ओर लपका। इस बीच कैमरॉन चीखता हुआ ऑफिस से बाहर आ चुका था। उसके पीछे दैत्याकार डेविड भी था। पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए, कैमरॉन चीखा।
डेविड लोगों को ढकेलते हुए हैरी के पीछे लपका, लेकिन हैरी इस बीच दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने आगे वाले आदमी को एक और धक्का दिया और दरवाजे के बाहर छलांग लगा दी। साथ ही पलटकर दरवाजे को एक झटके के साथ बंद किया। दरवाजे का पट पूरी तीव्रता के साथ डेविड के शरीर से टकराया। डेविड के मुंह से उबलने वाली चीख इस बार बड़ी भयानक थी, लेकिन उस टकराव का अंजाम देखने के लिए हैरी रुका नहीं। वो भागता हुआ एक अंधेरी गली में घुसता चला गया। उसे अपने पीछे भागते भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब हैरी के पास पलटकर पीछे देखने का समय न था। वो उस अंधेरी गली में जल्द से जल्द अंधेरे का ही भाग बन जाना चाहता था। तो चलिए दोस्तों, खाली हाथ के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।